एवरीवन, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 6 दैट इज द ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर में मैं कवर करूँगी एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं और एक्सप्रेशन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो विद द चैप्टर तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशंस किसे बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो चैप्टर का नाम ही है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन होता क्या है, किसे बोलते हैं हम लोग। तो जैसे अगर आपके पास कोई भी इस टाइप का हो, जैसे 2x प्लस 4xy प्लस 3z प्लस 2, अगर आपके पास ऐसा इस टाइप का आपके पास कुछ भी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशंस। लेकिन अगर इसी में अगर हम लोग इक्वल टू डाल देते हैं, इक्वल टू डाल के 4 लिख देते हैं, अगर इसमें ये जो आपको दिख रहा है इसमें अगर हम लोग इक्वल टू डाल देते हैं तो ये हो जाता है इक्वेशन। इसको टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन आ गया इसीलिए इक्वेशन ये बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग ये इक्वल टू का साइन हटा देते हैं इसमें से, अगर ये इक्वल टू का साइन हटा देते हैं तो ये आपका बन जाता है एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। इक्वल, क्योंकि इक्वेशन से आपका इक्वेशन से समझ में आ रहा है इक्वल टू लग गया तो इक्वेशन, इक्वल टू हट गया उसको रिमूव कर दिए तो वो बन जाता है एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, टर्म्स होता है, फैक्टर्स होते हैं, कोएफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। तो हम लोग वन बाय वन एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टर्म्स क्या होता है। तो ये जो आपका है ना, तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है, राइट, प्लस का साइन ये एक दूसरे को अलग करता है। तो ये जो एक एक पार्ट है ना, ये आपका है टर्म्स। जैसे ये एक पार्ट, ये आपका एक तो टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। मतलब जितना तो ऐसा होगा ना उतना टर्म्स होगा। अगर मान लीजिए खाली दो, अगर ये सब नहीं रहता, सिर्फ ये दोनों रहता तो 2 टर्म्स रहता। कितना टर्म्स का एक्सप्रेशन बनेगा, ये 2 टर्म्स का। तो ये जो एक्सप्रेशन है कितने टर्म्स से बना हुआ है, 4 टर्म्स से बना हुआ है। कितने टर्म्स से बना हुआ, 4 टर्म, क्योंकि 1 2 3 4 4 टर्म्स। तो टर्म्स समझ में आया किसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के साथ, कोएफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर है ना, तो मतलब न्यूमरिक को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे 6x है, राइट, 6x है, तो ये x के साथ कौन सा नंबर है, 6 है। तो 6 जो आपका क्या होगा, ये आपका कोएफिशिएंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। x तो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर, जैसे यहाँ पे अगर आपका कोएफिशिएंट क्या है, 4xy में 4 है, ये 3z में कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। मतलब जो नंबर रहते हैं ना वेरिएबल के साथ या अल्फाबेट्स के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स किसे बोलते हैं। तो फैक्टर्स क्या होता है ना, जैसे हम लोग पढ़े हैं 2x है, तो 2x में कितना फैक्टर्स है, 2 है, क्योंकि एक वेरिएबल है, एक नंबर है, यानी आपका एक ये जो 2 है और ये x है। अगर 4xy है तो 4xy, इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, इसमें 3 फैक्टर्स होंगे, एक 4 होगा, एक x होगा और एक y होगा। वैसे 3z में कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर होंगे, एक 3 होगा और एक z होगा। तो फैक्टर समझ में आया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है ना, लाइक वेरिएबल वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, जो वेरी होता है, वेरिएबल किसे बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, जो वेरी होता है, मतलब जो बदलता रहता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, 2x है, 2x है। अगर किसी भी नंबर के साथ अगर कोई अल्फाबेट्स है ना या न्यूमरिक नहीं, अगर किसी भी नंबर के साथ कोई आपका अलजेब्रिक फैक्टर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसे, या फिर आप अल्फाबेट समझ लो, जैसे 2 के साथ अल्फाबेट x है और आपका 4 के साथ xy है, तो ये सब क्या है ना, आपका वेरिएबल है। जैसे ये जो 2 का वैल्यू है ना x पे डिपेंड करता है, अगर x 1 होगा तो 2 का वैल्यू 1 होगा, x अगर 2 है तो 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये इस पे वेरिएबल पे डिपेंड करता है,
ये x पे डिपेंड करता है 2 का वैल्यू, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। ऐसे ही आपका 4xy भी एक वेरिएबल है, ऐसे ही आपका 3z भी वेरिएबल है, क्योंकि 3 का जो वैल्यू है z पे डिपेंड करता है, z जितना होगा 3 इतना होगा, तो वो z के जैसा जैसा z का वैल्यू होगा वैसे वैसे 3 का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो जब चेंज होता है तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में ये भी आपका वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट किसे बोलते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब होता है ना जो चेंज नहीं होता है, वो जो उसका वैल्यू है वही रहता है। तो कांस्टेंट में आपका क्या होता है, कांस्टेंट में जैसे यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट है 2, क्योंकि 2 का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। 2 मीन्स 2, ये 2 अगर है, जैसे कोई भी सिर्फ नंबर है उसके साथ कोई भी अल्फाबेट या कोई भी अलजेब्रिक फैक्टर्स या फिर वेरिएबल नहीं होगा, तो वैसे सब नंबरों को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब वो बदलेगा नहीं। ये थोड़ी ना इसके साथ कोई अल्फाबेट है कि अगर एक्स है तो एक्स का वैल्यू चेंज, इसलिए सिर्फ नंबर है तो इसीलिए नंबर का वैल्यू तो जो है वो 2 है तो 2, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपको समझ में आया ये एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले पढ़े टर्म्स, कि जो एक एक जो होता है उसके अंदर उसको बोलते हैं टर्म्स। जो या प्लस का साइन है तो प्लस इसको अलग कर रहा है, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस इसको अलग करता है। जैसे जितना भी साइन होगा, जैसे यहाँ पे कितना साइन है 1 2 3, 3 है और फर्स्ट नंबर को ऐड कर दो 4, यहाँ पे 4 फैक्टर्स है। तो ऐसे ही जितने भी अलग अलग प्लस जिन जिन नंबरों को अलग अलग कर रहा है वो सारा आपका एक एक टर्म्स होता है। तो एक्सप्रेशन बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, एक टर्म का भी हो सकता है, 2 टर्म का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, बहुत सारे टर्म्स का एक्सप्रेशन बनता है। तो अब उसके बाद कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी अल्फाबेट के साथ या वेरिएबल के साथ अगर नंबर है तो न्यूमरिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे नंबर्स को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 5 में 4 आपका कोफिशिएंट है, 3z में आपका 3 कोफिशिएंट है और 2x में आपका 2 कोफिशिएंट है। समझ में आया। जितने भी नंबर्स अगर अल्फाबेट्स के साथ कोई भी नंबर्स है तो उसको आप कोफिशिएंट बोल सकते हैं। और उसके बाद फैक्टर्स, तो जितने भी नंबर, जैसे अगर जो भी नंबर अल्फाबेट सब मिलके, जैसे 2x में कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर होंगे, एक तो 2 हो जाएगा आपका और एक तो x हो जाएगा। 4x में कितने फैक्टर्स होंगे, 3 हो जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा, एक तो x हो जाएगा, एक तो y हो जाएगा। 3z में कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, एक 3 होगा, एक 2z होगा। और 2 में क्या फैक्टर्स होगा, एक ही फैक्टर होगा, सिर्फ 2 होगा। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब वेरिएबल आपको मैंने बताया, अगर किसी भी नंबर के साथ कोई अल्फाबेट्स है या फिर अलजेब्रिक फैक्टर्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका वेरिएबल, क्योंकि उसका वैल्यू जो है ना वो जो अल्फाबेट्स का जो वैल्यू या फिर जो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा ना उस पर डिपेंड करता है। ये एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ये घटेगा, ये 2 का वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ेगा और घटेगा। यहाँ भी वैसे ही है, 4xy में भी वैसे ही है, x और y पे डिपेंड करता है 4 का वैल्यू, और z का भी 3z का भी वही है, z का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से 3 का वैल्यू होगा। तो और कांस्टेंट मैंने बताया, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है, वो वेरी नहीं करता है, वो जो वैल्यू है मतलब वही वैल्यू है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो कांस्टेंट सिर्फ नंबर, कोई भी सिर्फ एक नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मान लीजिए सिर्फ अगर 4 होता, इसकी जगह में आपके पास इसकी जगह में अगर आपके पास 4 होता तो यहाँ पे कांस्टेंट 4 होता, अगर यहाँ पे 5 होता तो कांस्टेंट 5 होता। आपको बस ये याद रखना उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर वेरिएबल हो गया यानी वो जो वैल्यू है उसका, नंबर का जो वैल्यू है वो उसके साथ ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ याद रखना है कि नंबर हो। सो नाउ कमिंग टू द, ये तो आपको समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक टाइप, मतलब एक्सप्रेशन कितने तरीके के होते हैं। जैसे नॉर्मली एक्सप्रेशन 4 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है मोनोमियल, दूसरा होता है आपका बाइनोमियल, और तीसरा होता है ट्राइनोमियल, और चौथा होता है पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होता है ना, यू नो लाइक मोनो मीन्स आपको पता है 1, मोनो मीन्स क्या होता है 1, मोनो मीन्स 1। अब बाई मीन्स क्या होता है 2, बाई मीन्स क्या होता है 2, ट्राई मीन्स क्या होता है आपका 3, ट्राई मीन्स क्या होता है आपका 3, और पॉली मीन्स क्या हो जाता है मेनी, पॉली मीन्स क्या हो जाता है आपका मेनी। तो इसी पे डिपेंड करके ये जो इसका डिफरेंट टाइप्स होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोनोमियल मीन्स 1 हो गया। तो 1 क्या होता है, टर्म्स होता है। हम लोग पढ़े कि एक्सप्रेशन में कितने मतलब किसको टर्म्स बोला जाता है। तो मोनोमियल में क्या होता है ना 1 टर्म होता है। कितना टर्म्स होता है, एक ही टर्म होता है, क्योंकि मोनोमियल क्या होता है 1, मोनोमियल क्या होता है 1। तो इसमें क्या होता है एक ही टर्म्स होता है, एक ही टर्म होता है।
इसमें एक ही टर्म होता है। जैसे अगर कुछ भी होगा ना, जैसे अगर ये 2x मान लीजिए, 2x, इसमें ये एक्सप्रेशन है आपका, करेक्ट। एक्सप्रेशन आपका कितना भी टर्म का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, मोर देन 4 हो सकता है। तो एक्सप्रेशन जो भी कुछ आप लिखते हो वो एक्सप्रेशन होता है। ये 2x भी आपका एक्सप्रेशन है, लेकिन ये कौन सा एक्सप्रेशन है? मोनोमियल एक्सप्रेशन है, जिसमें सिर्फ एक टर्म है। और बाइनोमियल में मैंने बताया 2 होता है। तो 2 क्या होता है आपका? 2 होता है 2 टर्म्स। इसमें क्या होता है? 2 टर्म्स। जैसे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, मतलब ये दो एक्सप्रेशन, दो टर्म्स का एक्सप्रेशन है। क्योंकि बाइनोमियल है यानी हमको दो टर्म्स लेना है, तो बाई का मतलब 2 होता है, इसीलिए ये आपका 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, जिसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ट्राइनोमियल मैंने बताया था 3 टर्म्स होता है। ट्राइनोमियल में कितना टर्म्स होता है? 3 टर्म्स होता है। तो इसमें क्या होता है ना, 3 टर्म का एक्सप्रेशन होता है। जैसे अगर हम लोग 2x लिखे, 2x प्लस 4y प्लस 3z, तो इसमें कितना टर्म्स हो गया? 3 हो गया, 1 2 और एक ही आपका 3। तो ट्राइनोमियल मतलब क्या हुआ? 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन। 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, मेनी टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स या मेनी टर्म्स लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपका कुछ भी हो सकता है, एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म का भी एक्सप्रेशन हो सकता है, 3 टर्म्स का भी एक्सप्रेशन हो सकता है, या 4 से मोर देन वाला टर्म का भी एक्सप्रेशन। रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए, तभी वो मोनोमियल होगा। बाइनोमियल भी रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें सिर्फ 2 टर्म ही होगा, उसमें 1 या 3 नहीं हो सकता। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन हो सकता है। ट्राइनोमियल भी रेस्ट्रिक्टेड है, ओनली 3 टर्म्स होना चाहिए। आप इसमें 1 या 2 टर्म्स डाल के एक्सप्रेशन नहीं बना सकते ट्राइनोमियल में। तो इसीलिए पॉलिनोमियल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप 1 टर्म भी डाल सकते हो, 2 टर्म्स भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, मोर देन 3 टर्म्स भी डाल सकते हो। ये सारे आपका पॉलिनोमियल में आएगा। मोनोमियल भी आएगा, बाइनोमियल भी आएगा और ट्राइनोमियल भी आएगा। क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एक ही टर्म लेना है, या फिर आपको 2 ही टर्म लेना है, या फिर आपको 3 टर्म लेना है। आप जितना टर्म्स ले सकते हो ले सकते हो, आप जितना भी इसमें टर्म्स ले सकते हो, और वो पॉलिनोमियल में इंक्लूड होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे जो लिखे 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 5, तो यहाँ पे कितना एक्सप्रेशन हो गया? 1 2 3 4। क्योंकि ट्राई में तो मोर देन 3 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे मोर देन 3 टर्म्स है। अगर आप सिर्फ 2x भी लिखोगे तो चलेगा, 1 टर्म भी लोगे तो चलेगा, 2 टर्म भी लोगे तो चलेगा, 3 टर्म्स भी लोगे तो चलेगा, और मोर देन 3 भी लोगे तो चलेगा। क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको इतना ही टर्म्स लेना है। इसमें आप कोई भी टर्म्स इंक्लूड कर सकते हो, किसी भी टर्म्स का एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो आपको ये समझ में आया टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन टाइप्स। अब हम लोग नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। तो लाइक वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो सिमिलर दिखते हैं, सिमिलैरिटीज होता है जिसमें, उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। मतलब लाइक एक जैसे दिखते हैं, लाइक बोलते हैं ना। और अनलाइक मतलब क्या? जो सिमिलर नहीं है, जो डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। एक आलू है तो एक प्याज है, और लाइक में क्या? आलू है तो आलू ही है, उसमें और कोई दूसरा चीज नहीं है। और अनलाइक में क्या डिफरेंस होता है? जैसे एक चीज दूसरे से अलग दिखता है, तो उसको अनलाइक बोलते हैं। तो इसी से ये टर्म्स लगा के हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर सेम वेरिएबल है तो लाइक टर्म्स है, अगर आपका वेरिएबल्स डिफरेंट है तो वो आपका अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए लाइक टर्म्स का होता है, तो लाइक टर्म्स में क्या होता है? लाइक अगर 4x है, अगर हम लोग एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं, जैसे 4x है तो 4 के साथ कौन सा वेरिएबल है? x है। तो जो दूसरा नंबर्स भी है उसके साथ भी सेम वेरिएबल होना चाहिए। जैसे 7x हो गया, 8x हो गया, 9x हो गया। तो ये जो आपका जो टर्म्स है ना, ये आपको पता है हर एक टर्म्स है। 4x भी एक टर्म है, ये भी 5x भी एक टर्म है, 7x भी एक टर्म है, 8x भी एक टर्म है, 9x भी टर्म है। और जो सबका वेरिएबल क्या है? आपका x। सबका वेरिएबल क्या है? x, यानी ये सबका सेम वेरिएबल है। तो जब सेम वेरिएबल आ जाता है तो वो जो टर्म्स होते हैं सब लाइक टर्म्स हो जाते हैं। और अनलाइक टर्म्स में क्या होता है? अनलाइक टर्म्स में सेम वेरिएबल्स नहीं होता है। वो क्या होता है? वेरिएबल्स है ना, वेरी कर जाता है अनलाइक टर्म्स।
अनलाइक टर्म्स में आपका सेम वेरिएबल्स नहीं होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं तो अगर जैसे 4x है, अगर हम लोग 4x लिए तो इसका वेरिएबल क्या है x, तो जो दूसरा नंबर होगा ना उसका वेरिएबल दूसरा होगा। जैसे इसका वेरिएबल क्या है z, और ऐसा 4xy ले लिए तो इसका वेरिएबल अलग है, xy है। अगर 7yz ले लिए तो इसका भी वेरिएबल अलग है। तो देखिए पहला वाला नंबर के साथ x वेरिएबल है, दूसरा नंबर के साथ z वेरिएबल है, तीसरा वाला नंबर के साथ आपका xy वेरिएबल है या yz वेरिएबल है नेक्स्ट नंबर के साथ। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना वो डिफर कर रहा है। यहाँ पे क्या सेम वेरिएबल्स होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका सेम वेरिएबल्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका डिफरेंट वेरिएबल्स होता है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स है तो वो आपका क्या हो जाता है अनलाइक टर्म्स हो जाता है। तो अब तो हम लोग पढ़ लिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये हम लोग लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है। क्योंकि हम लोग मैथ्स में जो भी करते हैं उसका एक रीज़न होता है, उसके पढ़ने के पीछे रीज़न होता है, उसको क्यों पढ़ते हैं। तो ये जो अगर आप लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जब आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे ना, तो जब आप एक्सप्रेशंस को ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब एडिशन हम लोग करते हैं एक्सप्रेशंस को तो हम लोग लाइक टर्म्स एक साथ ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स मतलब अलग से करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि लाइक टर्म्स कौन सा होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन को या फिर ऐड करने में आपको बहुत मतलब हेल्पफुल हो जाएगा, या फिर उसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन, तो एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन में क्या होता है ना, आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए होते हैं और आप उसको ऐड करना रहता है। तो ऐड आपको पहले से बता रखी हूँ कि आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स सबसे पहले एडिशन में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है लाइक अगर आप इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसमें जो भी आप डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी करो, ये नॉर्मली एक्सप्रेशंस में दो मेथड होते हैं। एक आपका हॉरिजेंटल मेथड होता है, तो हॉरिजेंटल आपको पता है ऐसा सीधा सीधा जाता है, और आपका दूसरा जो मेथड होता है कॉलम मेथड होता है। तो कॉलम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक के नीचे एक के नीचे एक नीचे रख के उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और ऐसा हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका, 1 2 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और हम लोग इसको एक हॉरिजेंटल मेथड से एक बार ऐड करेंगे और दूसरी सेकेंड टाइम में इसको कॉलम मेथड से ऐड करेंगे। तो आपको पता ही है हॉरिजेंटल का मतलब ये होता है, और कॉलम क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। क्योंकि हम लोग एक के नीचे एक एक्सप्रेशन रहेगा, फिर उसके नीचे दूसरा एक्सप्रेशन रहेगा, और उसके नीचे तीसरा एक्सप्रेशन रहेगा। जितना एक्सप्रेशन रहेगा एक के नीचे एक आता है। और हॉरिजेंटल में क्या होता है, हम सीधा सीधा कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेट जाना, ऐसा स्ट्रेट जाना। तो अब हम लोग पहले जो करते हैं, ये तीनों एक्सप्रेशंस आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग को ऐड करना है। तो दोनों मेथड से, पहला मेथड से हम लोग हॉरिजेंटल मेथड से करते हैं। तो हॉरिजेंटल मेथड से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेशंस को ऐसा सीधा सीधा करके लिख देते हैं। तो जैसे ये क्या हो जाएगा आपका, पहला क्या है 5x² + 3x - 8, ये आपका एक ब्रैकेट में डाल दो, इजी होगा। फिर प्लस, क्योंकि हम लोग ऐड करना है, यानी दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं 7 - 2x²। आप इसको भी ब्रैकेट में डाल लो, और फिर और एक एक्सप्रेशन है आपका लास्ट वाला जो है 6 - 5x + 4x²। तो अब पहले ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। तो 5x² + 3x - 8 प्लस आपका हो जाएगा 4x + 7 - 2x²। फिर ये हो जाएगा आपका +6, और फिर ये हो जाएगा आपका -5x + 4x²। आपको तो पता ही है ना, अगर ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है ना, तो जो अंदर का जो साइन होता है ना वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। अगर आपका ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो वो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। आप वैसे जैसे लिखा है आप उसको वैसे ही उतार लोगे। और जैसे अब हम लोग को ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिए, अब हम लोग सीधा लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लाते हैं और अनलाइक टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का 5x² हम लोग जो भी है ना, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन से ही लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या, 5x² + 3x - 8। तो हम लोग इसी के हिसाब से लाइक टर्म्स करेंगे।
ये जो फर्स्ट वाला अपना एक्सप्रेशन है ना, इसी के हिसाब से हम लोग एक्सप्रेशन मतलब लाइक टर्म्स मतलब फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग का पहला क्या है 5x², तो 5x² लिख देते हैं, और हम लोग का x² कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये क्या है -2x², फिर और एक स्क्वायर का यहाँ पे, तो ये आपका +4x², x² खत्म हो गया। अब हम लोग 3x में आते हैं, सेकंड नंबर क्या आपका 3x प्लस 3x, तो 3x और कहाँ पे आपका एक ये है +4x प्लस और x कहाँ पे आपका ये है, तो -5x, तो ये x² खत्म हो गया, x भी खत्म हो गया। अब क्या है -8, हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन के हिसाब से ही लाइक टर्म्स लेंगे वो, और हम लोग को दूसरा सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन नहीं देते, हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसे दिया रहता है उसी के हिसाब से हम लोग लाइक टर्म्स लेते हैं। तो अब हम लोग का x खत्म हो गया, अब -8, अब हम लोग कांस्टेंट को लेंगे, तो -8 लिए, अब नंबर सिर्फ कहाँ पे यहाँ पे +7 और एक नंबर कहाँ पे है आपका +6 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x² -2x² कितना हो जाएगा 3x², तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ा का साइन लगता है आपका, तो ये 3x² हो जाएगा +4x², तो 3x² + 4x² क्या हो जाएगा आपका 7x² हो जाएगा, करेक्ट। ये सॉल्व कर दिया हम लोग, 7x² आ गया। अब हम लोग x को सॉल्व करते हैं, तो x में क्या है आपका 3x + 4x 7x में से 5x चला गया, तो कितना बचेगा 2x बचेगा, तो 2x प्लस माइनस माइनस, बट साइन हम लोग किसका लगाते हैं, बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं, तो बड़ा वाला यहाँ पे क्या है 2x है, बड़ा वाला 7 आपका 7 में, इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस का साइन लगाए। अब हम लोग कांस्टेंट को देखते हैं, -8 + 7 -6, तो -8 से +7 जाएगा तो -1 होगा आपका, फिर -1 + 6 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ा का सही लगता है, तो +5, तो ये आपका जो है ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपने देखा ओरिजेंटल मेथड में कैसे करते हैं, पहले तीनों एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करके सारे एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं, और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एक्सप्रेशंस हम लोग लाइक टर्म्स लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अब 5x² है तो हम लोग x² का ही लेंगे, और फिर उसके बाद 3x है तो हम लोग x का लेंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट है -8 तो सिर्फ कांस्टेंट ही लेंगे। तो हम लोग सारा x² x और कांस्टेंट ले लिए, फिर आप उसको 1 by 1 एक बार आप ये x² सॉल्व कर लो, एक बार x सॉल्व कर लो, और एक बार कांस्टेंट को सॉल्व कर लो, तो जो फाइनल में आपका आंसर ये आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड कैसे करते हैं, यानी कॉलम मेथड कैसे करते हैं, में सीखा कैसे करते हैं। अब हम लोग इसको ये सेम एक्सप्रेशंस को हम लोग कॉलम मेथड में करते हैं, यानी कॉलम मैंने बताया था एक एक्सप्रेशन को पहले लिखोगे, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन को उसके नीचे, थर्ड एक्सप्रेशन को उसके नीचे, और उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करते हैं। तो अभी हम लोग को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ये वाला है, तो ये हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 5x² + 3x - 8, और आपको सेकेंड में क्या करना है आपको बताई थी, आप जो भी लाइक टर्म्स करोगे वो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग का सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है 4x + 7x + 7 - 2x², तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग का एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म है x² है, तो हम लोग x² पहले लाएंगे, यानी -2x², फिर हम लोग x को लाएंगे +4x, अगर कोई साइन नहीं है आगे तो आपको पता है वो क्या होता है प्लस होता है, तो +4x, और ये +7 लाएंगे कांस्टेंट लेके अब आएंगे। फिर हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन को देखेंगे, थर्ड एक्सप्रेशन में आपका ये 4x² ऐसा है, तो ये आपका 4x² हो जाएगा, फिर -5x है ये, और +6 है, आपको बताई थी अगर कोई साइन नहीं है तो आपका ये वाला सेम टू सेम होगा, मतलब अगर आपके कोई भी नंबर के सामने अगर कोई साइन नहीं है यानी वो आपका प्लस होता है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग इसको प्लस माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -8 + 7 -1 + 6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्लस माइनस माइनस करते हैं और बड़ा वाला साइन लगाते हैं, यानी ये +5 हो गया। अब हम लोग x को सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 3 + 4 7x हो गया, 7x में से 5x चला गया तो कितना बच जाएगा 2x बच जाएगा, ये 2x बच जाएगा। और अब इसको करते हैं 5x² से अगर 2x² चला गया तो 3x² बचा, 3 में फिर 4x² जोड़ेंगे तो हमें कितना हो जाएगा ये 7x² हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको समझ में आया कि हम लोग ये कॉलम मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4a + 5b - 3c फ्रॉम 6a + 3b + 6 + 4a
4a प्लस 5b माइनस 3c फ्रॉम 6a माइनस 3b प्लस c। तो इसमें क्या होता है ना, सब्ट्रैक्शन में हम लोग दोनों मेथड फॉलो करेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल से एक बार सॉल्व करके मैं दिखाऊंगी और एक बार आपको कॉलम मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करके बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और आपको पता है कि अगर फ्रॉम रहेगा तो पहला सेकेंड वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन बन जाता है। करेक्ट। तो आपका जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। तो एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए हो जाएगा 6a माइनस 3b प्लस c। और आप हमेशा याद रखना, जब भी आप हॉरिजॉन्टल मेथड कर रहे हो ना, तो एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उसको आप ब्रैकेट के अंदर एक एक एक्सप्रेशंस को है ना ब्रैकेट के अंदर रखो, ताकि जब आप ब्रैकेट ओपन करो ना तो आपको इजी हो साइन चेंज करने के लिए। आपको पता चले अगर इसमें साइन चेंज करना है कि साइन चेंज नहीं करना, तो इसलिए आपको हमेशा ब्रैकेट में ही एक्सप्रेशन रखना चाहिए। तो जैसे हम लोग ये वाला एक एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रख दिए। अब हम लोग सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन डालेंगे। तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन हो जाएगा 4a प्लस 5b माइनस 3c। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था पहला स्टेप में सारे एक्सप्रेशंस को लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b प्लस c और माइनस। और आपको ये भी चीज मैंने बताया था, प्लस में अगर ब्रैकेट के आगे साइन रहता है तो जो अंदर है ना एक्सप्रेशन, उसका कोई साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपके ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो ये जो अंदर वाला साइन है ना, सब चेंज होता है, वो सेम साइन नहीं रह जाता। क्योंकि हम लोग तो वो सेम साइन नहीं रह जाता। तो इसमें क्या होता है, एडिशन में हम लोग साइन चेंज नहीं करते, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4a, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3c। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लाते हैं। और लाइक टर्म्स किसके अकॉर्डिंग लाते हैं, हम लोग अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लाइक टर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ पे 6a पहले है, तो हम लोग पहले a का लेंगे। यहाँ पे है माइनस 4a, और आपका अब हम लोग b को लेते हैं माइनस 3b, यहाँ पे माइनस 5b, और आपका फिर अब हम लोग c को लेंगे प्लस c प्लस 3c। तो ये आपका हो जाएगा 6a से 4a चला गया तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन रहता है माइनस का। तो ये 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा। तो माइनस 8b, और ये क्या हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कुछ भी नहीं है, यानी वो 1 होता है। और ये 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 4c का फाइनल आंसर होगा। तो आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे हॉरिजॉन्टल मेथड में करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसी को कॉलम मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कॉलम मेथड में एक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन को उसके नीचे लिखते हैं। तो हम लोग ये फ्रॉम में, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे 6a माइनस 3b प्लस c, और सेकेंड एक्सप्रेशन को नीचे लिखेंगे। तो सेकेंड एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा 4a प्लस 5b। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, हमेशा एक सेम जो लाइक टर्म्स है एक दूसरे के नीचे ही लिखना है आपको। जैसे 5b तो आप c में नहीं लिखोगे, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। तो जो भी लाइक टर्म्स है आप उसको एक के मतलब उसके नीचे ही लिखना है। और फिर ये हो जाएगा माइनस 3c। तो जब आपको मैंने बताया था, अगर माइनस है तो साइन चेंज होता है, और क्यों चेंज होता है वो भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि वो ब्रैकेट के आगे अगर साइन रहता है तो आपका अंदर का जो एक्सप्रेशन का जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग माइनस में एडिशन में हम लोग तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपको जब आप सॉल्व करोगे एक्सप्रेशन को तो साइन चेंज करना। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और अपोजिट साइन होता है। और फिर जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, तो ये 1c प्लस 3c कितना हो जाएगा आपका, प्लस 4c हो जाएगा। और माइनस 3b माइनस 5b कितना हो जाएगा, माइनस 8b हो जाएगा। और ये 6 में से माइनस 4a चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a। तो ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया आपको कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल और कॉलम मेथड में सॉल्व करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो अब हम लोग देखते सॉल्व करते हैं। बस डिफरेंस क्या है, एडिशन में हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में हम लोग को साइन चेंज करना रहता है। चेंज द साइन।